मुल्क के सियासी जो मैदान है ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। गर्मियों के सर्दी पाकिस्तान का जो सियासी पारा है वो हमेशा हाई ही रहता है। बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब पीर से जारी कौमी असम्बली का जो इजलास है वो हमने देखा मछली मंडी बना हुआ है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों जानिब से एक दूसरे पर सियासी हमले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी खिताब किया। धुआंधार खिताब के दौरान अपोजिशन उनके जो है एहतजाज करती रही और अपना एहतजाज असम्बली में रिकॉर्ड करवा। बिलावल ने मुख्तलिफ इशूज़ पर क्या बात की, पहले ही आपको सुनवाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। वो आइन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है, हमारा पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा। इनको बिलावल ने कल क्या कहा ये हम सब ने सुना। अच्छा, दूसरी जानिब बात की जाए तो बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है उसके अलावा बेशतर अरकान डायलॉग की बात कर रहे हैं। फाइट फाइट टॉक टॉक ये फार्मूला सियासी उफक पर है। इसको जाहिर है बेयकीनी को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की जो मामलात, इस तरह के जो नारे लग रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ आदिल जो लगती है, बानी पीटीआई ये कहना चाहते हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। दूसरी जानिब मौलाना की अगर बात की जाए तो पहले हुकूमत को अपोजिशन बेंचों पर बैठने की तजवीज़ दे रहे थे और अब मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात की तरफ जाने का मुतालबा वो कर रहे हैं। और इसके अलावा ज़रा केपी की अगर बात की जाए, अली मीन गंडापुर साहब लोड शेडिंग पर उन्होंने कल धुआंधार बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। तो ज़ालमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है। आपसे बार बार इस पे बात हो रही है। आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकाले। मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ। मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा, फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा। ये आपने सुना जी, अली मीन गंडापुर साहब सीएम केपी के हैं और मुख्तलिफ मामलात पे काफ़ी गरज और बरस रहे हैं। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सैयद तलत हुसैन साहब मौजूद हैं। तलत साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, इसके साथ साथ जो नैब तरामीम है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि उनको आज वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। ये मुफादे आमा का केस है, क्या इससे पहले कोई अदालती नज़ीर मिलती है कि जेल में कैद किसी कैदी को इस तरह की पेशी के ऊपर जो है बुलाया जाए, उसका मौक़िफ़ लिया जाए? बहुत शुक्रिया जी। एक तो रिलीफ का जो सिलसिला आपने कहा जारी है, जो कल उनके लिए रिलीफ मिली बुनियादी तौर पर तो उनको ज़मानत मिली। और अगर आप तकनीकी एतबार से देखें तो किसी भी मुल्ज़म का ज़मानत ले लेना कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में हालात ऐसे बने हुए हैं कि इस केस के ऊपर बहुत तवज्जो थी और बहुत अरसे से इस केस के बारे में कहा जा रहा था कि ओपन एंड शट केस है और इसके अंदर मामलात ऐसे हैं कि शायद अमूमी रिलीफ भी ना मिल पाए। तो कल जब उनकी ज़मानत मिली तो बहुत पीटीआई में खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन अगर आप उसका फ़ैसला पढ़ें तो जज साहब ने जिन्होंने ज़मानत दी है उन्होंने केस के मेरिट को बिल्कुल टच नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत हुआ सही हुआ, उन्होंने तकनीकी बुनियाद के ऊपर ज़मानत कबूल किया। तो केस का मेरिट जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बड़े अच्छे तरीके से खेल रही है। इस पर जो अमूमी इश्यूज़ हैं अदालत के, वो मेरे ख़्याल में एक बड़ी लड़ाई की तरफ इशारा करते हैं, जिसके अंदर अदालत और इस्टेब्लिशमेंट जो है आप आमने सामने खड़ी नज़र आती है। इसके अंदर मौलाना फजल रहमान भी बहती गंगा से हाथ धो रहे हैं, पीटीआई भी बहती गंगा से हाथ धो रही है। लेकिन असल जो मामला है वो पीटीआई का नहीं है, रिलीफ का नहीं है। असल मामला इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है तवील अरसे, वो है। और जो अदालत में आज पेश होना है, इससे पहले कोई इस तरह की नज़ीर मिलती है? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने, आप जिस तरह बात कर रहे हैं केसेस की कि केसेस बनते हैं, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर कहा कि कई साल लोग अंदर रहते हैं, बाद में नैब जैसे अदारे कह देते हैं कोई हमारे पास एविडेंस नहीं था, आप रिहा कर दें। पहले ज़मानत की भी अब मुखालफत की जाती है। जी देखें, ये जो डिजिटल एज है इसने बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। डिजिटल एज आपको इंसाफ की फराहमी के निज़ाम के ऊपर भी असरअंदाज होती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले अदालतों में ये बहस चल रही थी कि अगर मुल्ज़म पेश नहीं हो सकता
तो उसके लिए डिजिटल मीन्स का बंदोबस्त किया जाए। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, ये भी मेरे ख्याल में डिजिटल एज की रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक है। अगरचे आज जो उनकी अपीयरेंस होनी है उसके ऊपर मैं भी खबर देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें खुला तजाद है। एक तरफ ना उनकी तस्वीर चल सकती है, ना उनका नाम लिया जा सकता है, दूसरी तरफ अगर आप उनको कमरा अदालत के अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे तो फिर उसका क्या करेंगे। तो अभी खबर यही है कि लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त नहीं होगी। ये सहूलत हर किसी को अवेलेबल नहीं है जी, ये आम मुल्ज़मान को अवेलेबल नहीं है इस किस्म की मुआवनत। ना ही ये मुआवनत कभी अवेलेबल हुई है कि जज जो है किसी मुल्ज़िम का इंतज़ार करते रहे। और हमने तारीख़ में देखा है कि वक्त होता था पेशी का 9 बजे का, और इमरान खान के वकला जो हैं वो आके बैठ जाते थे और जज साहब को रोके रखते थे रात के 9 बजे तक। तो ये सहूलत जो है ज़ाहिर है PTI के बानी के लिए है और वो सहूलत चल रही है, लेकिन इस पर तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि उनको फिज़िकली यहाँ पर बुलाया जाए, क्योंकि वो जेल काट रहे हैं एक मुकदमे में, तो उनके लिए बंदोबस्त किया जाए। लेकिन अमूमी तौर पर आपको ये सहूलत मुहैया होते हुए नज़र नहीं आती किसी को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जानिब अगर बात की जाए, अब मौलाना साहब के हवाले से जिस आपने बात की, मौलाना साहब पहले तो ये बात कह रहे थे कि हुकूमत को ये ऑफर कर रहे थे कि आप जी अपोजिशन में बैठे हैं हमारे साथ आके, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मुस्ताफ़ी हो जाएं और दोबारा इंतखाबात करवाएं। मौलाना को मना नहीं पा रहे लोग या मनाना चाहते नहीं हैं, आखिर ये मामला चल क्या रहा है? देखिए, मौलाना की अगर आप सियासत की उठान देखें तो उन्होंने हमेशा अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा है सियासत में, भले आप उनसे एग्री करें ना करें। इस मरतबा आके मुझे लगता है कि शायद वो हालात के बहाव के साथ बह रहे हैं। यही मौलाना है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहूद और हनूद का एजेंट कहा करते थे। यही वो मौलाना है जो इमरान खान के बारे में सख्त तरीन ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे और दूसरी तरफ से भी उतनी ही बुरी ज़बान इस्तेमाल की जाती थी। अब यही वो मौलाना है जो ख्याल ये कर रहे थे कि इंतखाबात के बाद इनकी KP में हुकूमत बनेगी, ये वहाँ पर ना सिर्फ अपना चीफ मिनिस्टर ला पाएंगे बल्कि गवर्नर भी नहीं का रहेगा। वो नताज कोई ठीक निकले नहीं, तो उस वक्त से लेके इनका जो गुस्सा है वो ठंडा हो नहीं पा रहा। तो आपने कहा कि मना नहीं रहे, वो अब मान सकते नहीं हैं क्योंकि उनकी तमाम ख्वाहिशात का खून हुआ है। उनका ख्याल है कि उनके साथ हाथ हुआ है। अच्छा, ये दिलचस्प बात है कि वो कहते हैं कि मेरे साथ हाथ हुआ है, लेकिन जिस सूबे में हाथ हुआ है और जिस पार्टी के अरकान उनके मुखालफिन के तौर पर जीते हैं उस पार्टी के साथ खड़े हैं और मरकज़ की हुकूमत को कह रहे हैं कि आप डिज़ोल्व करें और नए इंतखाबात करवाएं। असल में तो उनको अली अमीन गंडापुर को कहना चाहिए था कि आप बराए मेहरबानी असम्बली डिज़ोल्व करें क्योंकि मेरा मैंडेट यहाँ पर चोरी हुआ है। लेकिन जाहिर है उनका एक बड़ा ग्रीवेंस है एस्टैब्लिशमेंट के। लेकिन जो मैंडेट चोरी अली अमीन गंडापुर वाली बात कर रहे हैं वो तो उनका हल्का भी एक ही था DI खान से, जहाँ से अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने विन किया था। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी सियासत में होते थे जी एक राय पाई जाती है कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर हमें इसी फार्मूले पर अमल पैरा दिखाई दे रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मुज़ाहमत नहीं, तज़लील है। तज़लील और मज़ाहमत में फ़र्क होता है। ये मुसलसल मज़ाहमत नहीं है, ये मुसलसल तज़लील का बंदोबस्त है। जिस किस्म की कैंपेन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान अपने ट्विटर अकाउंट से, अपनी ज़ुबान से, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, अपनी तकारीर से, अपने बयानात से, अपने तज्ज़ियों से कर रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। अभी आपने जिस नुक्ते से प्रोग्राम का आगाज़ किया इमरान खान को रिलीफ मिलने का, वो जिस चीफ जस्टिस ने रिलीफ दी यानी ज़मानत की सूरत में जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अगर उनके बारे में इनके अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के ट्वीट्स आप चला पाएँ तो इस वक्त आप नहीं चला पाएंगे क्योंकि वह बदतरीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। और इनके बारे में जो उन्होंने बातें की और 9 महीने पहले की बातें की, पुरानी बातें नहीं है, तो तज़लील के बाद आप मोतबर नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में तज़लील का जो अमल है उसके अंदर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के एहतारों को भी झोंका हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी झोंका हुआ है, तो सबकी तज़लील करते हैं। उनका ख्याल है कि तज़लील के बाद कोई तदबीर होगी। मेरा अपना मानना ये है कि जिस लेवल पर ये गुस्सा और तज़लीली अमल चला गया है उसके बाद मुफाहमत नहीं होगी, दूसरी तरफ से भी रद्द अमल आएगा।
बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर हम रहनुमाओं की बात करें पीटीआई के, तो वो एक तरह से गुस्से में हर वक्त नजर आ रहे होते हैं। इनफैक्ट हुकूमत की बात, वज़ीर आला केपी अली मीन गंडापुर साहब, कल उन्होंने जिस तरह से दोबारा से एक एग्रेसिव स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई कि लोड शेडिंग का कम ना की गई तो ग्रिड स्टेशन का वो कंट्रोल संभाल लेंगे। और ऑब्वियसली फैसल करीम कुंडी साहब के साथ भी उनके कल के मामलात वो भी सबके सामने हैं। तो क्या अब ये जो एक नफरत का अमल है, ये जो तल्ख बयानी की जा रही है, एक दूसरे से बयानबाजियां की जा रही होती हैं, इससे आगे बढ़ के गंडापुर साहब को गवर्नेंस पे काम नहीं करना चाहिए कि लोगों के लिए काम करें, केपी के लिए काम करें? देखिए, उनको जो वोट मिले हैं वो गवर्नेंस पर नहीं मिले हैं। अगर आप इलेक्शन की कैंपेन देखें तो इलेक्शन की कैंपेन में उन्होंने अपने तामीरी कामों का कोई तज़किरा नहीं किया, प्रोजेक्ट्स का कभी कोई तज़किरा नहीं किया, आवाम की फलाह का कोई तज़किरा नहीं किया। ठीक है, वो हेल्थ कार्ड्स की बात करते हैं, लेकिन वहीं से स्टोरी शुरू होती है और वहीं पर आकर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। जब उन्होंने केपी टेक ओवर किया था एज अ पॉलिटिकल फोर्स, उस वक्त उसके डेट की सूरत हाल क्या थी, कर्ज़ों की सूरत हाल क्या थी। जब उन्होंने छोड़ा तो उस वक्त केपी की कर्ज़ों की सूरत हाल क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गैर मामूली तौर पर निकम्मे हैं, लेकिन वो गैर मामूली तौर पर सरफ नज़र करते हैं अवाम के मामलात से। उन्होंने वोट लिया है उसी चरब ज़ुबानी से, उसी इल्ज़ामात की सियासत से जिसका आपने कल एक बहुत ही ख़तरनाक अक्स देखा है अली मीन गंडापुर। देखें, मज़ाहमत करना, जैसा मैंने कहा कि मज़ाहमत में और तज़लील में फ़र्क है, इसी तरीके से इनकलाबी नाराबाजी में और एनार्की फैलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग इनकलाबी नारे लगाते हुए अपने आप को एनार्किस्ट बना ले हैं। ये अब जब वो कहते हैं कि मैंने ग्रिड स्टेशन जो है टेक ओवर कर लेने हैं, मैंने गवर्नर को एनेक्सिस में नहीं जाने देना जो केपी हाउस के अंदर मौजूद है, मैंने गवर्नर हाउस को टेक ओवर कर लेना है, ये एनार्की है, ये कोई इनकलाबियत नहीं है। लेकिन अली मीन गंडापुर इसके ऊपर इसरार कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा लॉस इनकरिंग पावर कंपनीज़ हैं, पेस्को जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, वो उसमें से एक है। 64 बिलियन का तो उसका डेट है सालाना, क्योंकि ऑनलाइन लॉसेस हैं, रिकवरी नहीं होती। यानी जो सबसे आपको निकम्मापन इंतज़ामी तौर पर नज़र आता है पेस्को में नज़र आता है। लेकिन अली मीन गंडापुर ने जो ज़ुबान अपनाई है, मैं दोबारा कहूँगा कि जिस तरह तज़लील का भी रद्द-ए-अमल आता है, वैसे एनार्की फैलाने का रद्द-ए-अमल भी आएगा। तो ही इज़ ट्रेडिंग ऑन अ वेरी डेंजरस टेरिटरी। इसके अलावा बहरहाल उनके पास कोई और तरीकाकार है नहीं, उन्हें सारी ज़िंदगी यही काम किया है। और बतौर अभी तलत साहब, आप जो सियासी बातों के रवैये की बात कर रहे हैं, कोई भी सियासी जमात अपनी परफॉर्मेंस पे बात नहीं करती, सारा मलबा दूसरों पर, जो बयानियाँ बनाए जाते हैं वो दूसरों के हवाले से बनाए जाते हैं। ये बताइएगा कि पंजाब में हम देख रहे हैं किसान खासा परेशान है, गंदम नहीं खरीदी जा रही, किसान जो है एहतजाज करने का भी इरादा रखता है। कई माह से ये पूरा सिलसिला चल रहा है, वज़ीर आज़म ने कमेटियाँ भी बनाई, ताहाल जो सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी नहीं है। और आज की अगर बात की जाए तो आज जो है वो गंदम बहरान के खिलाफ जो किसान है वज़ीर आला हाउस के बाहर वो एहतजाज भी करेंगे। सारे मामले को आप किस तरह देखते हैं? क्या हुकूमत इसको संभाल नहीं पा रही इस मामले को? देखिए, इसका स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए था। किसानों का जो मामला है गंदम की ख़रीदारी से मुंसलिक है, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर उनकी गंदम ख़रीद ली जानी चाहिए थी। लेकिन इस हुकूमत के आने से पहले जब ये फ़ैसला हुआ कि हमने एक मखसूस मिकदार में गंदम बाहर से मंगवानी है, क्योंकि बाहर की मंडी में गंदम सस्ती है, किसान से गंदम ख़रीदेंगे तो गंदम हमें महंगी मिलेगी, वो निगरान हुकूमत फ़ैसला करके चली गई। और जब वो फ़ैसला करके चली गई तो उस फैसले के खाते में उससे कहीं ज़्यादा गंदम मंगवाई गई जो कि अप्रूव की गई थी। अब वो गंदम जो है उसका गलट है पाकिस्तान में, इधर से किसान की गंदम तैयार है, उधर से बाहर वाली जो गंदम है वो मौजूद है। तो किसान अब इसरार कर रहा है कि हमारी गंदम को ख़रीदे। तो मेरे ख्याल में जो ख़रीदने की मंतक है वो बड़ी सॉलिड है। उनकी गंदम अगर नहीं ख़रीदी गई तो अगली फसलों के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनकी गंदम नहीं ख़रीदी गई तो वो पैसे बना के वो कर्ज़े नहीं दे पाएंगे जो उन्होंने बैंकों से लिए होंगे, इस तवक्को में कि हमारी बम्पर क्रॉप हुई है। तो मेरे ख्याल में इसको ख़रीदारी तो इसकी लाजमी करनी है, जल्दी कर लेते तो शायद ये एहतजाज ख़त्म हो जाता। लेकिन ये बहरान जो है इनहेरिट किया गया है निगरान हुकूमत के इस फैसले के तहत कि हमने गंदम बाहर से मंगवानी। ठीक हो गया। तलत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।